अभी हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग डिटेल्स में नोटिफिकेशंस को देखते हैं, जो कि HAL है। यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्शन डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका दोनों पोस्ट आया हुआ है, डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये 2026 का वैकेंसी है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, दिया गया है HSL CHRC TM RECT 02 2026, डेट 29 जुलाई 2026 को आया है ये वैकेंसी। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कैटेगरीज वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज इन डिटेल अंडर। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट नंबर जो है डिजाइन ट्रेनिंग के लिए आपका ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस किस ब्रांच में है। एरोनॉटिकल के लिए ब्रांच में है। ठीक है, एरोनॉटिकल में जो है SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए एक भी नहीं है, OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए एक वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए एक भी नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल वालों के लिए 2 वैकेंसी है। यानी कि एरोनॉटिकल ब्रांच में जो है टोटल 4 वैकेंसी आया हुआ है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो है SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, ST के लिए भी एक वैकेंसी है, OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 वैकेंसी है, और EWS में एक वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में यानी जनरल वालों के लिए एक वैकेंसी है। यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप देखिएगा तो सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 7 वैकेंसी है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए SC कैटेगरी में जो है 3 वैकेंसी है, ST में भी 3 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए 7 वैकेंसी। यानी टोटल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आपका 20 वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में दिए देखिए SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी, ST के लिए एक भी नहीं है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक वैकेंसी है, EWS के लिए एक भी नहीं है, अनरिजर्व यानी जनरल के लिए एक वैकेंसी है। यानी टोटल 3 वैकेंसी आया है इंस्ट्रूमेंटेशन में। मैकेनिकल में SC के लिए 2 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 6 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी में जो है 3 वैकेंसी है, अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए 9 वैकेंसी है। यानी टोटल जो है इसमें 22 वैकेंसी है। सभी कैटेगरी के लिए इसमें भी वैकेंसी है। इसमें देखिए जो डिज़ाइन ट्रेनिंग है उसमें कंप्यूटर साइंस का एक भी वैकेंसी नहीं है SC और ST के लिए, OBC के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है, EWS के लिए भी नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वालों के लिए 2 वैकेंसी है। यानी कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 3 वैकेंसी दिया गया है। मेटलर्जी में जो है सिर्फ जनरल वालों के लिए एक वैकेंसी दिया गया है। यानी टोटल वैकेंसी जो है 60 आया है, जिसमें से आपका 8 है SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 6 वैकेंसी है, नॉन क्रीमी लेयर OBC में 17 वैकेंसी है, EWS में 6, जनरल वालों के लिए 23 वैकेंसी है। टोटल 60 वैकेंसी हो गया। ठीक है, अब ये डिज़ाइन ट्रेनिंग के बाद हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है पोस्ट नेम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो कि SC कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, ST में भी एक वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 2 वैकेंसी दिया गया है, EWS कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी, यानी टोटल 11 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो है 2 वैकेंसी है SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है, नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 4 वैकेंसी है, EWS के लिए एक है, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी वाले के लिए 4 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 12 वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे देखिए अब इसके बाद है मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच में जो SC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी दिया गया है, ST के लिए 4 वैकेंसी दिया गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 8 वैकेंसी दिया गया है, EWS कैटेगरी में 3 वैकेंसी दिया गया है, जनरल वालों के लिए 7 वैकेंसी, और टोटल 27 वैकेंसी है किसमें, मैकेनिकल ब्रांच में। कंप्यूटर साइंस में SC के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है, ST के लिए जो है एक भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए कंप्यूटर साइंस में नहीं है वैकेंसी, EWS के लिए भी नहीं है, जनरल वालों के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ SC कैटेगरी में एक ही पोस्ट दिया गया है। मेटलर्जी ब्रांच के लिए जो है SC ST में नहीं है वैकेंसी, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक वैकेंसी है, EWS के लिए नहीं है, जनरल वालों के लिए एक वैकेंसी दिया गया है। टोटल 2 ही वैकेंसी है मेटलर्जी में। प्रोडक्शन में एक वैकेंसी SC, एक वैकेंसी ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर एक वैकेंसी, EWS एक वैकेंसी, अनरिजर्व जनरल यानी एक वैकेंसी। सभी ब्रांच में एक वैकेंसी है प्रोडक्शन के लिए, यानी टोटल 5 वैकेंसी दिया गया है। सिविल में जो है SC कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, ST के लिए भी नहीं है, OBC के लिए सिर्फ एक वैकेंसी है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, EWS में भी नहीं है, जनरल वालों के लिए यानी इसमें जो है सिविल में 2 ही वैकेंसी दिया गया है। SC के लिए टोटल 10 वैकेंसी, ST के लिए 7, OBC के लिए 17, EWS के लिए 6, अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए 20, यानी टोटल 60 वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं नोट दिया हुआ है, द एबव वैकेंसी आर इंक्लूसिव ऑफ बैकलॉग वैकेंसी। इसमें जो है आपका बैकलॉग का भी कंटेंट करता है, जैसे एससी का 2 बैकलॉग था, एसटी का 5 था, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 5 बैकलॉग जो पहले से बचा हुआ था सिर्फ उसको था। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए बेनिफिट क्या है रिजर्वेशन नॉन क्रिमिनल लेयर का, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स का जो है 6 मंथ यानी 14/8/2026 से पहले सर्टिफिकेट एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। इससे ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और वो जो कट ऑफ डेट है 14/8/2026 तक आपका कट ऑफ डेट है। इस डेट से 6 महीना ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, जब बुलाया जाएगा तो। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू EWS कैटेगरी विल बी एज पर द प्रिविलेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के अनुसार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज डिटेल्स दिया हुआ है, आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये तो आप डिसेबिलिटीज वाले आप देख लीजिए, या आपको देखना है तो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है आपका क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ पे देखिए डिज़ाइन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का क्वालिफिकेशन दिया गया है रिक्वायरमेंट अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, इट्स इक्विवेलेंट द क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हेयर वुड मीन रेगुलर फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका ये नहीं डिस्टेंस कोर्स ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देखिए कंट्री का ये दिया हुआ है, तो ये और आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो एलिजिबल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग का जो एलिजिबल ब्रांच है, एरोनॉटिकल में देखिए कौन कौन ब्रांच एलिजिबल है, एरोस्पेस एरोनॉटिकल, ये दोनों ब्रांच एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो ब्रांच एलिजिबल है उसके लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन, ये भी एलिजिबल है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन वाले के लिए देखिए कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, इसमें है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मैकेनिकल ब्रांच के लिए देखिए ये आपका डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए आपका जो एलिजिबल ब्रांच है इसके लिए है इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल वाला कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल जिनका है वो भी वो ब्रांच वाले भी कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच वाले भी कर सकते हैं, मैक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल में जो ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस में देखिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में जिनका कंप्यूटर साइंस है या फिर कंप्यूटर इंजीनियर है या फिर कंप्यूटर साइंस एंड IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर वाले भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाले भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी है वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वो भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले भी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी वाले के लिए देखिए यहाँ पे मेटलर्जी दिया गया है, मेटेरियल्स एंड मेटलर्जी एंड मेटेरियल्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, ये सब ब्रांच आप लोग मेटलर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये है आपका, ये देखिए ये पहले जो अभी जो दिखाए थे ये डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो देखेंगे हम लोग ये है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका दिया हुआ है। तो इसके लिए जो एलिजिबल ब्रांच है देखिए इलेक्ट्रिकल में कौन कौन लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैकेनिकल में जिनका ब्रांच है मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस है या फिर कंप्यूटर इंजीनियर या फिर कंप्यूटर साइंस एंड IT दोनों हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस सिस्टम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिनका है CSE वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी AI वाले कर सकते हैं, या फिर AI और मशीन लर्निंग है वो भी कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। मेटलर्जी में देखिए कौन कौन, मेटलर्जी, मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिए मेटलर्जी एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेटलर्जी का जो भी इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो वो लोग अप्लाई करके कर सकते हैं। प्रोडक्शन में देखिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच होना चाहिए, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स स्ट्रीम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल में सिर्फ सिविल इंजीनियर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार जो आप डाउट में रहते हैं हमेशा कि हम कंप्यूटर साइंस में मेरा ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, या फिर मेटलर्जी या फिर मैकेनिकल में हम इस ब्रांच से है तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए इसमें डिटेल्स में आपको दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देख करके आप बिलोंग करते हैं, अगर एलिजिबल है तो आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया देखिए कैंडिडेट्स, ये प्रोसेसिंग, अगर आप इसको डिग्री को आप प्रोसेस करते हैं तो आप किसी भी डिसिप्लिन या ब्रांच इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दोज मेंशन्ड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अगर आप नहीं प्रोसेस करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट दिया गया है MHRD इतना इतना डेट 6/12/2012, ये आपका कुछ ऐसे ही नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स जो है आपको एलिजिबल के लिए दिया, देखिए बिकम एलिजिबल टू अप्लाई पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, एग्रीगेट सेमेस्टर ईयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग CGPA, ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन द रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। डिजाइन ट्रेनिंग के लिए जो है अनरिजर्व कैटेगरी, OBC जो नॉन क्रीमिलियर या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मिनिमम 70% आपको एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए मार्क्स, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी 70% इस कैटेगरी के लिए चाहिए। SC ST के लिए मिनिमम 60% चाहिए, डिजाइन ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी 60% चाहिए। सभी किसी भी आप ब्रांच में तो आपको SC ST PW कैंडिडेट के लिए 60% चाहिए, अनरिजर्व यानी जनरल और OBC EWS कैटेगरी के लिए 70% चाहिए, ठीक है। तो जो लोग मतलब एलिजिबल हैं, जिनका मार्क्स है 70% से अबव अनरिजर्व EWS और OBC में, वो अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST के लिए 60% आपको चाहिए। एज क्राइटेरिया जो है अपर एज लिमिट शुड नॉट 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो एज कट ऑफ डेट है वो 14 अगस्त 2026 तक है। इस डेट तक आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है, अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमिलियर SC ST EWS कैटेगरी अनरिजर्व विल बी ट्रीटेड ऑन पर विथ यूआर क्राइटेरिया, अनरिजर्व क्राइटेरिया। अगर आप अप्लाई करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, देखिए यहाँ पे दिया गया है कैटेगरीज अप्लाइंग अंडर अनरिजर्व कैटेगरी, आपको अनरिजर्व का क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे SC ST के लिए 5 साल का आपको रिलैक्सेबल एज है, मतलब 5 साल का आपको छूट है। OBC जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उनके लिए 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए PWD कैंडिडेट या फिर एज लिमिट 10 साल का आपको छूट दिया गया है। यहाँ पे और डिटेल्स में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। आपका जो मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा एप्लीकेशन फी वो 500 रुपया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज इंक्लूड, आपका इसमें GST इंक्लूड है, इज पेड एड एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू SC ST PW इंटरनल कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड। SC ST PW कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, ये सिर्फ OBC और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है। एप्लीकेबल फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सरकार। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी अगर एक बार पेड हो जाता है तो रिफंड नहीं किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए HAL बिल बिन नॉट रिस्पॉन्सिबल इन केस कैंडिडेट्स डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप गलत अकाउंट में पैसा डाल देते हैं किसी और ID पे तो इसका HAL जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, कैंडिडेट्स देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग पेइंग द एप्लीकेशन फी।
एप्लीकेशन फीस से आप पहले आप ध्यान रखिएगा कि आप एलिजिबल, आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तभी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अगर पैसा पेमेंट कर देते हैं, अगर आपका फॉर्म में एलिजिबल नहीं है तो आपका पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो है HAL रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा ये हम आपको अप्लाई करके बता देंगे। आपको वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑनलाइन सिर्फ करना है। कैसे? HAL के वेबसाइट से। यहाँ आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कब से अप्लाई कर सकते हैं। 29 जुलाई 2026 से 2 बजे से अप्लाई कर सकते हैं 14 अगस्त तक। यहाँ पे देखिए 14 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नो अदर मीन्स, मतलब कोई भी और ऑफलाइन में या फिर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो ये प्रोसेस है ये आपको यूट्यूब पर अप्लाई करके आपको वीडियो को डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख करके अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट ऑल इंडिया में होगा। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। कहाँ पे? बेंगलुरु में आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स हु फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप मीट करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर CBT एग्जाम होगा। अगर आप उसको ऑनलाइन कंप्यूटर CBT को आइडेंटिफाइड टेस्ट ऑन देयर आपको सब खुद से ही एक्सपेंसिव उठाना है। ठीक है, आपका जो है ये टाइम एंड वेन्यू विच विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड, आपका सारा चीज़ मेंशन रहेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड को HAL के वेबसाइट से ही सिर्फ आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मेल के द्वारा भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड आइदर बाई पोस्ट और ईमेल के द्वारा आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको वेबसाइट से जा करके डाउनलोड करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पार्टिकुलर टेस्ट सेंटर जो है आपका प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा। सिटी विल नॉट इंटेल एनी राइट टू कैंडिडेट्स टू डिमांड पार्टिकुलर टेस्ट सेंटर सिटी टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है। आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है एग्जाम के समय पे, कोई भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ID कार्ड, कुछ भी आपको जो भी मिले लेकर के जा सकते हैं। जो आपका टेस्ट है वो 2.5 आवर्स का रहेगा। कितना रहेगा? 2.5 घंटा का टेस्ट रहेगा। द टेस्ट विल बी 2.5 आवर्स। द टेस्ट विल बी 3 पार्ट्स में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 आपका 20 MCQ का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में आपका 40 MCQ क्वेश्चन रहेगा जो कि इंग्लिश एंड रीजनिंग पार्ट का रहेगा। ठीक है, पार्ट 3 जो है उसमें आपका 100 MCQ क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपका सब्जेक्ट से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। टेस्ट कैन बी टेकन इन हिंदी, और 2 लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश में। कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव देयर चॉइस फॉर अपेयरिंग इन हिंदी। आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा कि आपको हिंदी में एग्जाम देना है या फिर इंग्लिश में अप्लाई के समय में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया है। आपका जो सिलेक्शन रेशियो रहेगा 1:5 के, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स इन ऑर्डर टू मेरिट 1:5 के रेशियो में रहेगा, तो देख लीजिए। और उसके बाद जो इंटरव्यू रहेगा उसमें भी 1:5 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगा। यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ गया है। यहाँ पे देखिए इंटरव्यू विल बी इन द 1:5 रेशियो, और SC/ST के लिए भी वही सेम रेशियो में 1:5 के रेशियो में रहेगा। मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय असाइनिंग वेटेज ऑफ 85%। जो आपका वेटेज रहेगा वो ऑनलाइन टेस्ट का रहेगा, मतलब जो CBT में होगा उसका जो है वेटेज रहेगा 85%, और 15% जो है इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 50 मार्क्स इन ईच रिटन टेस्ट। इन द रिटन टेस्ट में आपका 50% मार्क्स लाना है, और इंटरव्यू में। ठीक है, फॉर क्वालिफाइंग इन द सिलेक्शन के लिए रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी भी गिवन। आपको रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको दिया जाएगा। आपको देखिए आगे क्या क्या और दिया हुआ है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब आप देख सकते हैं। सर्विस डिमांड प्लेसमेंट, आपका जो ग्रेड है यहाँ पे देखिए पे स्केल दिया गया है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड के समय में जो है ट्रेनिंग सेल बी ड्रॉ अ स्टाइपेंड कंप्राइजिंग ऑफ बेसिक्स, आपको 50,000 मिलेगा। वेरिएबल डियरनेस अलाउंस कैंटीन ये सभी मिलेगा। ठीक है, अगर ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद जो है आपको ग्रेड 2 का स्केल मिलेगा, आपको 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक मिलेगा। तो आपको अच्छा खासा सैलरी भी इसमें मिल रहा है, देख सकते हैं। इसमें आपका जो NOC का सर्टिफिकेट है या SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो सब आपको ज़्यादा पुराना 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो
अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट है तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आपको डेट दे दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट 29 जुलाई को आया है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का 14 अगस्त है। एडमिट कार्ड जो है 20 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है 5 सितंबर से लेकर के 5 या 6 सितंबर को होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट जो है वो 10 सितंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा 5 दिन के बाद। आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए 12 सितंबर को आ जाएगा। इंटरव्यू आपका बेंगलुरु में होगा 21 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक। रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर 30 सितंबर को आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रोविजनल ऑफर 6 अक्टूबर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा 26 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद जो है 29 अक्टूबर को है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग एट बेंगलुरु में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।